हेलो बच्चों, तो सेकंड लेक्चर है आज माइक्रोबायोलॉजी का, है ना। तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के देखो फर्स्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर ली थी। हिस्ट्री कंटिन्यू थी। हिस्ट्री में भी हम लोगों ने डिस्कवरी एरा और ट्रांजिशन एरा के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों की, रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ हिस्ट्री की अगर बात करें तो गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा बचा हुआ है, उसको देखेंगे और ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। इसी के साथ साथ धीरे धीरे करके हमने जैसे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी शुरू किया है, कुछ बच्चों के कमेंट है सर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दीजिए, वो कठिन लगती है। हालांकि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने इसीलिए छोड़ रखी थी क्योंकि जहां तक मेरा अपना अंदाजा है कि सबसे अगर आसान कुछ होगा तुम्हारे लिए बी फॉर्म में तो वो केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, क्योंकि मैं इस तरीके से समझाऊंगा चीज़ों को। जिसने भी डी फॉर्म पढ़ा है मुझसे उसको भी मालूम है कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को हमने कैसे सिंप्लीफाई करके समझा दिया। इसीलिए केमिस्ट्री अभी नहीं टच किया था, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों की इच्छा है तो ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हम लोग धीरे धीरे करके इंक्लूड करेंगे। इसी तरह एक एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। वैसे भी सेशन की बात करें तो सेशन अगस्त के पहले, मीन्स कह सकते हो अगस्त लास्ट वीक के पहले कहीं के चालू नहीं होने वाले हैं, राइट। तो जब तक मीन्स सेशन चालू होंगे तब तक हम लोग एक एक यूनिट हर सब्जेक्ट का कंप्लीट कर चुके होंगे। ये हमारे लिए प्लस में आ जाएगा, ताकि कहीं का सेशन आगे जाता है कहीं का पीछे होता है तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा टास्क ये है कि समय से पहले कोर्स को खत्म कर देना, लास्ट में प्रैक्टिस करवाना, है ना। जैसे मॉडल पेपर किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, इन सब चीजों की प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस आपका एग्जाम में हो सके। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये लेक्चर। एज यूजुअल जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपी 303 ये आपके फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का सब्जेक्ट कोड है जो आपको पता होना चाहिए। बी फॉर्म के थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। ओके, सिर्फ इस सत्र में बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर ही चालू करने का इरादा है। अगर सुटेबल हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ ध्यान दिया जाएगा, राइट। क्योंकि मेरे पास दो लाइव क्लासेस ऑलरेडी डी फॉर्म फर्स्ट ईयर डी फॉर्म सेकेंड ईयर की हैं, तीसरी लाइव क्लास बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की रहेगी। ओके, इसका लेक्चर नंबर सेकेंड है, यूनिट नंबर 1 है और लेक्चर नंबर सेकेंड है। तो फिलहाल दिन की 3 लाइव क्लास काफी हो जाती हैं। ओके, अगर लगेगा सुटेबल तो फिर फर्स्ट और थर्ड भी साथ में चालू कर देंगे, वही आगे कंटिन्यू करके रखेंगे। चूंकि इधर डी फॉर्म की बात करें तो डी फॉर्म में एग्जिट एग्जाम, और बी फॉर्म की बात करें तो बी फॉर्म में हम जीपैट भी लेके चलेंगे धीरे धीरे। इस सत्र में तो नहीं, नेक्स्ट सत्र से नए सेशन से हम जीपैट को भी इंक्लूड करेंगे इसी में। ओके, चलो भाई फिर शुरू करते हैं। यस, ये आपका पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो क्या है ना, चाहे बी फॉर्म डी फॉर्म या कोई भी कोर्स दुनिया का करो, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। पता कैसे होगा? जब ज्यादा से ज्यादा बार देखोगे। सिलेबस कभी रटे नहीं जाते, इतने बार देखो कि चीजें याद हो जाए, है ना। तो हम टॉपिक में ही इंक्लूड करके रखेंगे। तो आज के टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस की बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्कोप और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू कर देंगे सेल पे, सेल्स पे शुरू कर देंगे, मींस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स पे के बाद जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसकी शुरू करते हैं। देखो हमने ट्रांजिशन एरा पढ़ा। ट्रांजिशन एरा तक कंफ्यूजन बना था कि लाइफ जो है लिविंग सेल से जेनेसिस होती है, जनरेट होती है, या नॉन लिविंग सेल से। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कई लोगों ने उसको डिस्प्रूव किया, है ना। मींस अगर देखा जाए तो पूरे ट्रांजिशन एरा में इस तरह के कंफ्यूजन चलते रहे और ढेर सारी रिसर्च होती रही। फिर हम आए गोल्डन एरा में। नाम गोल्डन एरा क्यों पड़ा? क्योंकि गोल्ड मतलब बहुत कीमती, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गोल्डन एरा में कुछ ऐसी रिसर्च हुई है, इवन माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में गोल्डन एरा बोला जाता है इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट और कंक्लूजन इसी में मिले हैं। डिस्कवरी में तो देखो सब धुंधला था, है ना। डिस्कवरी हुई, फिर उनको डिस्कवरी के बाद
ट्रांजिशन एरा आया, वहां पे प्रूफ करना था कि भाई लाइफ की जो उत्पत्ति है, जो डेवलपमेंट है, जनरेशन ऑफ लाइफ है, वो लिविंग से हुआ कि नॉन लिविंग से हुआ, उसी में कंफ्यूजन रहा। यहां पे गोल्डन एरा में सब कुछ कंफ्यूज, सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। इसमें जो साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर, इन्होंने देखा पहले कि कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि जो लाइफ है आपकी, या लाइफ है वो आपकी लिविंग सेल से है ना, कुछ लोग कह रहे हैं नॉन लिविंग से, कुछ लोग कह रहे हैं नॉन लिविंग से, है ना। तो इस तरीके के कंफ्यूजन बने रहे, तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए इनको मॉडर्न ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हो ना। तो फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली किया क्या, इनका एक्सपेरिमेंट समझ लो तो चीजें समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएंगी। ओके, ध्यान से देखने की कोशिश करो। देखो इन्होंने क्या किया बेसिकली, ये देखो इन्होंने फ्लास्क लिया, और फ्लास्क कैसा लिया, स्वान शेप्ड का, है ना, नेक शेप्ड का। इसको क्या बोला इन्होंने, स्वान शेप्ड, लाइक दिस, इस तरीके से फ्लास्क लिया इन्होंने। ठीक, जितने भी एक्सपेरिमेंट थे प्रीवियस के सबको कंसीडर किया इन्होंने, सारी कंडीशन में क्या किया भाई, हीट अप्लाई करी, इसके अंदर ब्रॉथ ले लिया, वैसे ही चाहे न्यूट्रिएंट्स मीडिया ले लो, चाहे मीट का ब्रॉथ ले लो, जो प्रीवियस ने लोगों ने लिया। इन्होंने कहा तुम्हारी जो इच्छा हो वो ले लो, हम हर तरीके से प्रूफ कर देंगे। श्वान नेक्ड लिया इन्होंने, ठीक, फ्लास्क को क्या किया, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया कुछ दिन के लिए, और उसके बाद उन्होंने देखा तो इसमें किसी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं है। राइट, पहला एक्सपेरिमेंट। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि लाइफ जो है यहां पे कोई लिविंग थिंग आ नहीं पाई। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से श्वान शेप्ड था, नेक शेप्ड ऐसा था, श्वान नेक था, जिसकी वजह से इधर कोई बैक्टीरिया आ नहीं पाया। जो कुछ भी रहा वो यहीं पे इंट्रैप्ड हो गए, ये जो कॉर्नर्स हैं यहीं पे इंट्रैप्ड हो गए, मींस मटेरियल तक पहुंचा नहीं। तो एक चीज तो यहां पे, फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है और कंफर्म कर देते हैं चीजों को, फिर से हीट अप्लाई किया, हीट अप्लाई करने का मतलब स्टरलाइजेशन कर दिया। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहां से इसकी जो स्वान नेक थी इसको उन्होंने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ताकि ये जो ब्रॉथ, स्टरलाइज्ड ब्रॉथ है, इसका एक्सपोजर एटमॉस्फेयर से हो सके। कुछ दिन के बाद देखा तो इन्होंने यहां पे देखा कि बैक्टीरिया जो है मींस इसमें पैदा हो गया है। इसका मतलब भाई हमारा एयर अंदर गई, हमारी एटमॉस्फेयर गई, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए और डेवलपमेंट चालू हुआ। मींस यहां पे सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या, यहां पे नेक है, यहां पे नेक इन्होंने तोड़ दी है। नेक जब लगी है तो किसी तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं है। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ब्रॉथ का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हुआ। ठीक, अभी फिर जो है एक चीज और बचती है कि ये बताओ, इन्होंने कहा यहां पे भाई इंट्रैप्ड है जो भी लाइफ एटमॉस्फेयर की है, तो बोले कैसे पता चलेगा, इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इन्होंने फिर से यही स्वान नेक शेप्ड फ्लास्क लिया, उसके बाद इन्होंने स्टरलाइज किया और उसको जो है क्या किया, उन्होंने टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा कर दिया कि ताकि ये जो स्टरलाइज्ड ब्रॉथ है ये पूरे नेक में फैल जाए और इसके अंदर जो चीजें वो इसमें मिक्स हो जाए। फिर कुछ दिन बाद देखा तो यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया। तो कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला कि एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, लाइफ थी। ठीक, तो जो यहाँ पे इंट्रैप्ड थे, जब ब्रॉथ को टेढ़ा किया तो ये जो इंट्रैप्ड वाला है ये ब्रॉथ में मिल गया। जब ब्रॉथ में मिल गया तो फिर यहां लाइफ आ गई ना, तो थोड़ी दिन के बाद यहां पे लाइफ का डेवलपमेंट हो गया। तो इन्होंने पूरी तरीके से जितने भी पहले के एक्सपेरिमेंट थे, मींस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को इन्होंने पूरी तरीके से डिसप्रूफ कर दिया। मतलब अगर इन्होंने यही कहा कि भाई लाइफ जो है, लाइफ से ही उत्पत्ति हो सकती है, लिविंग सेल से ही हो सकती है, नॉन लिविंग से नहीं हो सकती। और पहले क्या इसी के बीच में कंफ्यूजन था, कुछ लोग प्रूफ कर रहे थे, कुछ लोग डिसप्रूफ कर रहे थे। तो इन्होंने इसीलिए सारे एक्सपेरिमेंट कंक्लूड कर लिए जो पहले किए गए हैं,
जो पहले किए गए हैं उनको सारे को इन्होंने यहां पे इंक्लूड कर लिया और फाइनली रिजल्ट निकाला कि लाइफ जो है लाइफ से ही बनती है। ठीक है, ही पॉइंटेड दैट नो ग्रोथ, इन्होंने क्या पॉइंट आउट किया, इन्होंने पॉइंट किया कि किसी तरह की कोई ग्रोथ, नो ग्रोथ टुक प्लेस इन श्वान नेक्ड, किसी तरह की, भाई ये जो श्वान नेक्ड फ्लास्क है इसमें किसी तरीके की कोई ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक, shaped, swan neck shaped because dust and germs had been trapped on the wall of the curved neck, but the neck were broken off so that dust felt directly down into the flask। तो इन्होंने यही बताया कि जब तक ये स्वान नेक्ड अटैच था तब तक किसी तरह का कोई एटमॉस्फेयर से ब्रॉथ का कांटेक्ट नहीं था, इसमें किसी तरीके से कोई जर्म पैदा नहीं हुआ, कोई बैक्टीरिया या कोई लाइफ पैदा नहीं हुई। जैसे ही ये नेक तोड़ा दिया गया वैसे ही क्या हुआ, जो फंसे हुए थे वो इसके अंदर आ गए, या जो एटमॉस्फेयर में थे एटमॉस्फेयर से सीधा कांटेक्ट हो गया, इसलिए यहां पे लाइफ आ गई। ठीक, फिर क्या किया पास्चर ने 1897 में सजेस्ट किया दैट माइल्ड हीटिंग एट 62.8 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, कब तक, 30 मिनट तक, रेदर देन बॉइलिंग, मतलब बॉयल करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा भाई 62 डिग्री सेल्सियस पे वैसे भी बॉयल नहीं होने वाला, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। इनका कहने का मतलब माइल्ड हीट में, माइल्ड हीट में कब तक, 30 मिनट तक किसी चीज को रखा जाए तो उसके अंदर जितने अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय द अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म विदाउट रनिंग द टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट, द प्रोसेस वॉज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन। इसी प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन मीन्स प्रोडक्ट को बॉयल नहीं कराना है, प्रोडक्ट बॉयल नहीं, माइल्ड हीट पे आधे घंटे तक, जिससे कि जो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसी प्रोसेस को इन्होंने लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन थ्योरी का नाम दिया, और इसी थ्योरी के बेस पे इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो थी उसको पूरी तरीके से डिसप्रूफ कर दिया। ठीक है, पीडीएफ वगैरह सब एप्लीकेशन पे मिलेगा, उसके लिए परेशान मत होना। ही इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन, किसने, लुईस पास्चर ने। फर्मेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, इन्होंने, लुईस पास्चर का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स का वैक्सीन बनाने में मदद की थी, वैक्सीन डिस्कवर की थी इवन कह सकते हो। तो पास्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड ठीक है, पास्चर डिमॉन्स्ट्रेटेड, कहां गया, ओके, क्या किया था इन्होंने, सिल्क वर्म वॉज ड्यू टू द प्रोटोजोन पैरासाइट। इन्होंने ही बताया था सिल्क वर्म की जो बीमारी है वो किसकी वजह से, प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से है। ठीक, कंट्रीब्यूशन की बात करें अगर लुईस पास्चर की माइक्रोबायोलॉजी में, तो ही क्वाइंड द टर्म माइक्रोबायोलॉजी, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी टर्म क्वाइन किया था, यही एक वजह था इनको। फादर ऑफ याद रहे, मॉडर्न जरूर लगा देना, अगर मॉडर्न नहीं लगाया और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात की तो वहां पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक आ जाएगा। अगर मॉडर्न लगा दिया या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी लगा दिया तो वहां पे लुईस पास्चर का नाम आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ही डिसप्रूफ, यही तो मैं बताना चाह रहा था, ही डिसप्रूव द स्पॉन्टेनियस जर्मिनेशन या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इवन जनरेशन होगा, है ना, न्यू लाइफ का जनरेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस मींस अपने आप नहीं होता, लाइफ के साथ ही होता है। इन्होंने एंथ्रेक्स और रेबीज वायरस की खोज की थी। ही डेवलप द लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन फॉर, एटेनुएटेड मतलब क्या होता है, कोई भी वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करता है। क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो लड़ने के लिए हमारे पास दवा बनी नहीं, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो बहुत बड़ी रिसर्च लैब है, हमारी बॉडी में हर चीज का इलाज है। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि भाई हमने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दवा हम नहीं बना पाए, ठीक नहीं बन पाई समय से, तो इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने बोले एक काम करो, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार मार के इतना कमजोर कर दो, इतना वीक कर दो, उसके बाद बॉडी में इंसर्ट कर दो।
इंसर्ट कर दो मतलब ये जिंदा तो रहे लेकिन नुकसान ना पहुंचा पाए शरीर को। ठीक, तो बॉडी क्या है, रीड कर लेगी इसका कंप्लीट जीनोम और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेगी, तो बॉडी खुद ही हरा देगी। तो जो वैक्सीन है, मैक्सिमम जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो इसी तरह से बनाई जाती हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया गया उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इतना कमजोर कर दिया गया, कई बार हाई टेम्परेचर पर रख के, कई बार केमिकल से मार के, कई बार बहुत तरीके के ट्रीटमेंट किए गए, है ना। तो फिर ये क्या है, नुकसान पहुंचा नहीं सकता शरीर को। उसके बाद इसको शरीर के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसी को बोलते हैं लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। लाइव मतलब वो जिंदा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा तो है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे पोलियो की जो वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन में क्या करते हैं, वही तो करते हैं कि भाई जो पोलियो का वायरस उसको अटेन्युएट मींस उसको कमजोर कर देते हैं, इतना कमजोर कर देते हैं कि वो पोलियो की बीमारी फैला ना पाए, और फिर शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं, शरीर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेता है। नेक्स्ट टाइम जब भी पोलियो का वायरस आएगा तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो शरीर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, राइट। फिर जॉन टिंडल की बात करें, इन्होंने टिंडलाइजेशन थ्योरी दी थी। क्या, कौन सी थ्योरी दी थी, टिंडलाइजेशन थ्योरी। एक्चुअली इन्होंने ही माइक्रोबायोलॉजी में इनका भी बड़ा योगदान था, टिंडलाइजेशन दिया था। टिंडलाइजेशन को हम इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन भी बोलते हैं, राइट। तो इन्होंने कहा था कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन हीट सेंसिटिव होते हैं, नॉन हीट सेंसिटिव होते हैं। तो जो हीट सेंसिटिव होते हैं तो उनको तो गर्म करके वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन हीट सेंसिटिव उनका क्या करेंगे, उनको तो गर्म करके भी नहीं खत्म किया जा सकता। तो उनके लिए जो प्रोसेस अपनाया गया उसी प्रोसेस को टिंडलाइजेशन या इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन बोला गया, या इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन कहा गया। क्यों कहा गया स्टरलाइजेशन, क्योंकि उसको हमें क्या है, माइक्रोब्स फ्री बनाने हैं, राइट। माइक्रोब्स फ्री बनाने इसलिए कहा गया स्टरलाइजेशन। और इंटरमिटेंट क्यों कहा गया, क्योंकि टिंडलाइजेशन का प्रोसेस ही ऐसा है। क्या है प्रोसेस, इसमें बेसिकली जब भी कोई बाउल लिया गया है ना, कोई बाउल लिया गया, इसको कंटिन्यूअसली इसको क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं। क्या करते हैं, पहले हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसको कूल करते हैं, और कूल करने के बाद फिर से इसको हीट करते हैं, और हीट करने के बाद फिर इसको कूल करते हैं, और फिर इसको हीट करते हैं, ठीक, फिर इसको फाइनली कूल करते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो प्रोसेस होता है, हीटिंग कूलिंग, इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन, हीटिंग किया तो स्टरलाइज हुआ, माइक्रोब्स मर गया, है ना, कूल किया तो फिर से वो अपने नेचर में आ गया। इस तरीके से इसी प्रोसेस को इंटरमिटेंट स्टरलाइजेशन मींस कंटिन्यूअसली हम हीट नहीं कर रहे ना कंटिन्यूअसली कूल कर रहे हैं, इसलिए इंटरमिटेंट बोला गया, है ना। ब्रेक कर करके हम इसको स्टरलाइज कर रहे हैं। तो जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया है उसको क्या है, तड़पा तड़पा के मारते हैं कि चल भाई गर्मी ठंडी, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, तब तो मरेगा, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टरलाइजेशन करते हैं, और इसी से इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी डिसप्रूफ कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को। भाई जब तक एटमॉस्फेयर, भाई गर्म कर दिया, एटमॉस्फेयर से कोई कांटेक्ट नहीं, कॉर्क लगा दिया, किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई डेवलप नहीं हो पाया। ही डिस्कवर द हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्ट्रक्चर, इन्होंने डिस्कवर किया था हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, मींस वो गर्म करने से मर नहीं रहा था। लेटर बाद में उसी को बोला गया इंडोस्पोर, और इंडोस्पोर लंबे समय तक हीट क्या है, रेजिस्टेंट होता है। प्रोलॉन्ग बॉइलिंग और इंटरमिटेंट हीटिंग वाज नेसेसरी टू किल। ये जो इंडोस्पोर होते हैं हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का, इसको मारने के लिए इंटरमिटेंट हीटिंग लाइक दिस, ठीक है, दिया जाता है। प्रोलॉन्ग बॉइलिंग, या तो लंबे समय तक बॉयल करते रहो, 2-3 दिन तक लगातार बॉयल करते रहो, है ना, कि उसको सांस लेने की फुर्सत, या फिर इंटरमिटेंट हीटिंग करो ताकि ये जो स्पोर है इसको मारा जा सके, और फिर ये जो प्रोडक्ट रहेगा हमारा इसके अंदर, इसको कहीं भी आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि हम मानते हैं माइक्रोब्स फ्री हो गया मींस स्टरलाइज्ड हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टिंडलाइजेशन, ठीक। इन्होंने कहा कि 100 डिग्री पर
20 से 25 मिनट तक 100 डिग्री पर 100 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट 20 से 25 मिनट तक गर्म करो, फिर ठंडा करो, है ना। लगभग 2 सक्सेसिव डेज यूज्ड स्टरलाइजेशन शुगर, जिलेटिन, सीरम कंटेनिंग मीडिया को इसी तरीके से स्टरलाइज किया जाता है। फिर लॉर्ड जोसेफ लिस्टर मींस गोल्डन एरा नाम ही इसीलिए पड़ा, बहुत सारे साइंटिस्ट थे और इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया, बहुत सारी रिसर्च इसमें आई, है ना। ये चीज तो क्लियर हो गई कि जो लाइफ है वो लिविंग सेल से ही, लाइफ जो है ये तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई जो लाइफ है वो लिविंग सेल से ही डेवलप हुई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं रह गया, है ना। इसी चीज को लेकर ही इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। थोड़े से ये जो डेटा दे रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है आगे जाके, क्योंकि कल को जाके तुम जीपैट की तैयारी भी तो करोगे। मैं कहता हूं बी फॉर्म करने के बाद माना कि तुम नहीं चाहते एम फॉर्म करो, तुम नहीं चाहते कि एम फॉर्म करो, है ना, तुम्हारे लिए बी फॉर्म सफिशिएंट है। सर हम बी फॉर्म के आगे नहीं पढ़ना चाहते, और जब हम बी फॉर्म के आगे पढ़ना नहीं चाहते तो हमको जीपैट की जरूरत नहीं है, तो हमको जीपैट की जरूरत नहीं है। तो बेटा कई बार ऐसी चीजें होती है ना अपने आप को प्रूफ करने वाली, जब आपको ये जो 4 साल या 3 साल का कोर्स तुम पढ़ रहे हो यही पढ़ के जीपैट क्वालिफाई किया जा सकता है, एम फॉर्म करो ना करो। होता क्या है कि भाई जितने भी फार्मेसी फील्ड में है हर किसी का सपना रहता था कि डॉक्टर बनेंगे, नीट क्वालिफाई करेंगे, कहीं ना कहीं वो कसक रह गई, नीट नहीं क्वालिफाई किए, राइट। तो अपने आप को प्रूफ करने का सबसे बढ़िया तरीका कि हमने जीपैट एक ऑल इंडिया लेवल का हमने एग्जाम बीट किया है। जब अलग से कुछ पढ़ना नहीं है तो जाहिर सी बात है इसकी तैयारी जरूर करना, यही और अलग से कुछ नहीं, यही पढ़ना और यही पढ़ के निकल जाएगा, चुटकियों में खेलते खेलते निकलवा दूंगा, राइट। चलो भाई, लिस्टर ने क्या किया था, जोसेफ लिस्टर इंक्लूड वुंड इन्फेक्शन टू हैव ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने जो घाव था उसमें जो इन्फेक्शन था इन्होंने बताया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये इन्फेक्शन जो बढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई, ये तो कहोगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी बड़ी चीज है, लेकिन उस जमाने में, कब 1900 में कह सकते हो, या 1870-80 में कुछ कह सकते हो, या 1860 में कह सकते हो, उस समय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ी चीज है क्योंकि रिसेंटली इसकी डिस्कवरी हुई थी। ही ऑल्सो डिवाइज्ड द मेथड टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑपरेशन थिएटर। इन्होंने डिवाइस बनाई थी, क्या बनाई, डिवाइस बनाई कि जो भी ऑपरेशन थिएटर था जहां ऑपरेट किया जाता है, सर्जरी की जाती है, उसको किसी तरीके से हम स्टरलाइज कर सके, और रूम को कैसे, तो इन्होंने एक स्प्रे करने की मशीन बनाई, जिससे जैसे रूम स्प्रे वगैरह नहीं होते आजकल उस तरह से, उसमें उन्होंने क्या किया, कार्बोलिक एसिड को स्प्रे किया उन्होंने एयर में, कार्बोलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया और एयर में स्प्रे किया कि अगल बगल के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि जो ऑपरेशन थिएटर है वो ऑपरेशन थिएटर पूरी तरीके से स्टरलाइज हो जाए। ऐसा इन्होंने बनाया था, ठीक। फिर रॉबर्ट कोच की बात करें, रॉबर्ट कोच कब तक काम किए, 1893 में पैदा हुए और 1910 में खत्म हो गए, मींस बीच का कार्यकाल इनका रहा। इन्होंने रोल ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है ना, स्पेशली इन्होंने माइकोबैक्टीरियम पे काम किया था अगर याद हो तो, राइट। परफेक्टेड द टेक्निक आइसोलेटिंग द बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। इन्होंने बेसिकली जो बीमारी होती है ना, वो किसी न किसी बैक्टीरिया से होती है, ऐसा उस वक्त कहा था। भाई एक एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म खोजते गए तो किसी न किसी बैक्टीरिया से होती है, ऐसा जो है इन्होंने बताया, ठीक। और इसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया, आइसोलेशन टेक्निक निकाली, बैक्टीरिया की का कल्चर करके आइसोलेशन टेक्निक, और उन्होंने बताया कि किसी को अगर बीमारी हुई है उसका अगर हम कल्चर कर लें और वहां से उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लें और आइसोलेट करके किसी दूसरे में अगर हम इंजेक्ट कर देते हैं तो सेम तरह की बीमारी दूसरे में फैल जाती है। बात समझे कि भाई अगर हमको बीमारी है तो हमारा कल्चर निकाल के किसी दूसरे में, अगर मींस हमारे अंदर से बैक्टीरिया निकाल के आइसोलेट करके, इन्होंने आइसोलेशन थ्योरी तो बताई थी, आइसोलेट करके किसी और में अगर वो डाल दिया जाए तो सामने वाला बीमार पड़ जाएगा।
क्योंकि वही सेम बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया, ऐसा रॉबर्ट कोच ने कहा। रॉबर्ट कोच यूज द जिलेटिन टू प्रिपेयर द सॉलिड मीडिया। जिलेटिन का जो सॉफ्ट जिलेटिन होता है, जिसका आपका कैप्सूल बनता है, ठीक है, सॉफ्ट जिलेटिन का सॉलिड मीडिया बनाया। क्या बनाया? सॉलिड मीडिया बनाया। किसके लिए? कल्चर के लिए। किसके कल्चर के लिए? बैक्टीरियल कल्चर के लिए। ठीक, बैक्टीरियल कल्चर के लिए, ताकि जो बैक्टीरिया है वो इसमें रह सके, है ना, इसमें रह सके। और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पे क्या मेल्ट होने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा, भाई सॉलिड कल्चर बनाया उन्होंने जिलेटिन का, लेकिन इसको हम आइडियल कल्चर नहीं बोल सकते। आइडियल कल्चर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ये जिलेटिन का बना हुआ है, और जिलेटिन जो होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम से। दूसरी चीज, जो ये जिलेटिन प्रोटीन है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर आपने गर्म कर दिया तो जिलेटिन क्या है? मेल्ट होने लगता है, वो सॉलिडिफाई नहीं रह पाता। इसीलिए भाई जाहिर सी बात है, ये आज हमको जरूर पता है, लेकिन उस टाइम पे भाई, उस टाइम पे तो बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी ना ये, क्योंकि इसके बारे में जानकारी इतनी ज्यादा नहीं थी, राइट। तो बाद में क्या उसके जो है कौन सा और प्रॉन्स हैं वो बाद में पता चले ना, राइट। तो देखो उन्होंने जो थ्योरी थी इनकी, किसकी? रॉबर्ट कोच की। इन्होंने क्या किया, एक शीप है, ठीक, ये शीप है, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहां से इन्होंने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर दिया, ठीक, आइसोलेट किया, और आइसोलेट करके कल्चर करके उसको निकाल लिया। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेक्शन भरे, और इस ससेप्टेबल चूहे में क्या किया, वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर निकले थे, जो इसके अंदर बीमारी फैलाए थे, उसको क्या किया, इस चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। इन्होंने देखा कि सेम जिस तरह का प्रभाव उस बैक्टीरिया ने इस पे डाला, उसी तरीके से इसको भी देखो, ये भी मर गया। फिर इसके अंदर से वापस फिर निकाला इन्होंने, कंफर्मेटरी टेस्ट किया ना, इसके अंदर से वापस फिर निकाला। द आइडेंटिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आइसोलेटेड एंड रिकल्टिवेटेड फ्रॉम द टिश्यू स्पेसिमेन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। वापस इससे निकाला, तो जिस तरीके का इससे निकला था, सेम उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे निकला है। और वो कौन सा था? एंथ्रेक्स बैसिलाई के स्पोर्स थे, ठीक। तो इनका जो कहना था आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया दूसरे में भी उसी तरह की बीमारी फैला सकती, इन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया। फिर एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए सबसे पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन निकाली थी, ठीक, वैक्सीनेशन टेक्निक को भी डिस्कवर किया था। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात की जाए, सबसे पहली एंटीबायोटिक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सबसे पहली 1928 में, है ना, पेनिसिलिन, जो कि पहली एंटीबायोटिक थी, इसकी डिस्कवरी की थी किससे? पेनिसिलियम नोटेटम से, ठीक है। ये ने जो है, जो एंटीबायोटिक होती, बहुत तरीके के बैक्टीरिया को ये मारने में सक्षम है। बाद में बात आई पॉल इलरिच की। पॉल इलरिच ने क्या किया था? डिस्कवर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस का ट्रीटमेंट किया था बाई यूज द फर्स्ट केमोथेरेपिक एजेंट। सबसे पहली बार केमोथेरेपेटिक एजेंट, जो केमोथेरेपी पढ़ते हैं हम लोग, जो केमोथेरेपी पढ़ते हैं, तो पहला केमोथेरेपी का एजेंट जिसका नाम था ड्रग का सालवर्सन, क्या नाम था? सालवर्सन। 1910 में पाउल इलरिच ने जो है क्या किया था? डिस्कवर किया था, ठीक है, विद द आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड। ये कैसा था? आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड था, ओके। तो जिससे जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का भी जो है क्या होता था? क्योर होने लगा था। कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी किसमें? गोल्डन एरा में। बताया ना, बहुत सारी डिस्कवरी, इसीलिए नाम ही पड़ा गोल्डन एरा की। भाई लेप्रोसी, जिसको हम हैंसन साइंटिस्ट थे 1874 में, नीजर्स 1879 में, गोनोकॉकस, है ना, स्टेफलोकॉकस ओजेस्टोन 1881 में, लेफर 1884 में, डिप्थीरिया बैसिलाई। ये क्या थी? ये सारे बैक्टीरिया थे, ये सारे बैक्टीरियल कॉजिंग थे, है ना। फिर वायरस, बिजरिंग 1898 में क्वाइंड द टर्म वायरस। इन्होंने क्या किया था? वायरस टर्म क्वाइंड किया था, मींस ये भी एक तरह का इन्फेक्शियस एजेंट है। पास्चर ने डेवलप किया था रेबीज का वैक्सीन, कैसा था? अगेंस्ट द वायरस। ट्वार्ट एंड हेरले, डी हेरले ने बैक्टीरियोफाजिस, और एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन फॉर
स्मॉल पॉक्स का इन्वेंशन किया था इन गोल्डन एरा। ओके, फिर बात करते हैं काहे की आज की डेट की, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा में जो छोटी छोटी चीजें अभी तक हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, इन सब चीजों के अंदर की बात कर रहे थे, मींस सारी डिस्कवरी, अब मॉडर्न एरा में हम लोग अंदर घुस गए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, मींस जीन्स लेवल पर, मॉलिकुलर बायोलॉजी में चले गए। हमने उसके अंदर जो जेनेटिक जीनोम्स हैं, जो कोडॉन्स हैं, उनके बारे में हमने रिसर्च करनी शुरू कर दी मॉडर्न एरा में। और आज भी हम जी रहे हैं किस एरा में? मॉडर्न एरा ही है। मींस शुरू हुआ, ठीक है, 1970 रिसर्च बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक, ये एडवांस था टू सच द एक्सटेंट दैट वाज पॉसिबल, मींस मॉडर्न एरा में पॉसिबल हो पाया किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करना, मींस उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाना। मॉडर्न एरा में हमारे यहाँ जो रिसर्च है यहां तक आ गई और बहुत इजीली ये काम किया। डिस्कवरी ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज मेड पॉसिबल इंट्रोड्यूस द डीएनए फ्रॉम द फॉरेन सोर्स इनटू द बैक्टीरिया एंड कंट्रोल इट्स रेप्लिकेशन, मींस हम जो है एंजाइम्स के थ्रू डीएनए का रेप्लिकेशन कंट्रोल कर सकते हैं। किसी एक का डीएनए दूसरे के अंदर हम डाल सकते हैं, कुछ पार्ट कट करके डाल सकते हैं ताकि उसी तरीके की जो उसका बिहेवियर है हम दूसरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मॉडर्न एरा लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, मींस बायोटेक्नोलॉजी ये मॉडर्न एरा का पार्ट है। ओके, द जेनेटिक कोड वाज द डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर हरगोविंद खुराना, है ना, ये क्वाइंट किया था किसने? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। किसको? जेनेटिक कोड की बात, अलोंग विद द नीरेनबर्ग एंड कोवर्कर, नीरेनबर्ग और कोवर्कर, मींस हरगोविंद खुराना के साथ नीरेनबर्ग और उनके जो कोवर्कर्स थे उन्होंने कोडॉन्स के बारे में बात की। 1968 दे अवार्डेड द नोबेल प्राइज, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को क्या किया गया था? नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था। ओके, फिर लॉन्ग स्पैन लगभग 450 साल बाद माइक्रोबायोलॉजी ब्रॉट द अमेजिंग इनसाइट, मींस माइक्रोबायोलॉजी में डे बाय डे हर दिन नई नई रिसर्च होती रही एंड ऑल्सो ब्रॉट विद द न्यू चैलेंजेस, और धीरे धीरे करके, भाई जाहिर सी बात है साइंस कहते हैं ना वरदान और अभिशाप दोनों है, तो दोनों तरीके की चीज, पॉजिटिव और निगेटिव चैलेंजेस आते गए और साइंटिस्टों ने उनको ओवरकम करना स्टार्ट रखा। वेरियस माइक्रोबायोलॉजिकल डिजीज लाइक जैसे एड्स, बर्ड फ्लू, SARS since appears without the trace, है ना, challenges basic understanding the microbial disease, मतलब धीरे धीरे करके वो वैक्सीन बनाते गए और नई नई चैलेंजेस, मतलब नई नई बीमारियां आती गई और धीरे धीरे करके वैक्सीन, अभी रिसेंट में ही हमने देखा था कोविड-19 को। तो कोविड-19 ये क्या है? हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो था भाई, वायरस ही तो था कोविड-19 का, है ना, तो ये नया चैलेंज था, है ना। तो उसी तरीके से कुछ नोबल ऐसी जो रिसर्च है जिनके लिए इन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था। 1901 में वॉन बेरिंग को डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन की डिस्कवरी के लिए मिला था। 1902 की रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के लिए। 1905 में रॉबर्ट कोच को टीबी के लिए। ओके, 1908 में मेटिनकॉफ को फैगोसाइटोसिस के लिए। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1945 में पेनिसिलिन के लिए। 1962 में वाटसन क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो दिया था। 1968 में हॉली एंड खुराना को जेनेटिक कोड के लिए, जो ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात कर रहे थे। 1997 में प्रूजनर को प्रियॉन्स की डिस्कवरी इन्होंने करी थी। 2002 में बर्नर्स एंड हेरविट ने क्या किया था? जेनेटिक रेगुलेशन, ऑर्गन डेवलपमेंट और सेल डेथ के बारे में डिस्कवरी की थी। ये सब पार्ट थे मॉडर्न एरा के। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो 3 ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, 3 ब्रांच में डिवाइड किया गया माइक्रोबायोलॉजी को। पहली है, अगर हम क्लासिफाई करें तो बाय टैक्सोनॉमी, दूसरी है बाय टाइप ऑफ रिसर्च और तीसरी है बाय अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। 3 ब्रांच में इसको क्लासिफाई किया गया। 3 ब्रांच में टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ग्रुप। ठीक, अगर हम वायरोलॉजी की बात करेंगे तो सिर्फ वायरस की बात करेंगे, बैक्टीरियोलॉजी की बात करेंगे तो सिर्फ बैक्टीरिया की बात करेंगे। टाइप ऑफ रिसर्च, जिस तरह की रिसर्च हुई। अप्लाइड, जिस एरिया में एग्रीकल्चर में अप्लाई किया तो एग्रीकल्चर की बात करेंगे, है ना।
वाटर में अप्लाई किया, इन्वायरमेंट में अप्लाई किया तो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 देख लेते हैं, कई बार ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, बाय टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी हमने पहले बताया ग्रुप की बात होगी। ग्रुप में जैसे बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी, बैक्टीरिया एक ग्रुप हो गया। इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम की बात की गई है ना, पैथोजेंस सच एज द बैक्टीरिया, वायरस एंड देयर होस्टेस की। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में आपके फंजाई आ गए, जैसे कि ईस्ट और मोल्ड्स आ गए, है ना, इसकी बात की गई, ग्रुप हो गया। निमेटोड्स की बात किया हमने, निमेटोड्स जैसे राउंडवर्म की बात किया। पैरासाइटोलॉजी की बात की जिसमें पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे। फाइकोलॉजी में बात करते हैं, एल्गी की बात करेंगे, है ना, प्रोटोजोन्स में प्रोटोजुआ की बात करेंगे। वायरोलॉजी में हम वायरस की बात करेंगे। इसीलिए इसको हमने क्या बताया, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। फिर टाइप ऑफ रिसर्च, जिस तरीके की रिसर्च हुई, जैसे हमने एस्ट्रोमाइक्रोबायोलॉजी की बात करी। एस्ट्रोमाइक्रोबायोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजर्स पता है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ, अर्थ की जब ओरिजिन हुई थी उस वक्त खाली हमारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही तो थे, धीरे धीरे करके लाइफ का डेवलपमेंट हुआ। माइक्रोबियल साइटोलॉजी की बात करें तो जब माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, तब माइक्रोबियल साइटोलॉजी की बात शुरू हुई थी, है ना। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी की बात करें, जब हमें माइक्रोब्स के बारे में पता चला तो फिर माइक्रोब्स की फंक्शनलिटी के बारे में हमने बात करनी शुरू की, तो फंक्शनलिटी की स्टडी करना, फिर क्या होगा, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। माइक्रोबियल इकोलॉजी, माइक्रोब्स का, जो माइक्रोब्स जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं वहां से उनका क्या रिलेशन है, उसको हमने नाम दिया माइक्रोबियल इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात करें तो माइक्रोब्स के जो जीन्स थे जो उनको रेगुलेट करते थे, है ना, जो जीनोम्स थे जो उनको रेगुलेट करते थे, जो न्यूक्लिक एसिड्स थे उनको रेगुलेट करते थे, ठीक, उनके बारे में स्टडी शुरू हो गई। तो उसको हमने क्या नाम दिया, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी, डिसिप्लिन ब्रिजिंग द माइक्रोबायोलॉजी सेल बायोलॉजी, इसके बीच में ब्रिज था, मींस माइक्रोबियल की सेल्स के बारे में स्टडी शुरू की गई इसमें। इवोल्यूशनरी माइक्रोब्स की बात करें, इवोल्यूशन मतलब जब इवोल्यूशन के टाइम पे जब माइक्रोब्स का इवोल्यूशन शुरू हुआ, फील्ड कैन बी सब डिवाइडेड, इसको माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी भी कह सकते हो एक फील्ड में, दूसरा माइक्रोबियल सिस्टमैटिक्स भी कह सकते हो, ठीक। माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी की बात करें, नेमिंग क्लासिफिकेशन मींस ग्रुप, नाम से पता चलता है। सिस्टमैटिक की बात करें, डाइवर्सिटी और जेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात की जाएगी। ओके, जनरेशन माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हैव द सेम कैरेक्टर एंड देयर पेरेंट्स, मींस जनरेशन माइक्रोबायोलॉजी, है ना, तो एक पेरेंट्स से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकले उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी मींस मॉडर्न एरा में देखो आ गए हम लोग, प्रिंसिपली द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लेवल पे मींस जीन्स लेवल पे। नैनो माइक्रोबायोलॉजी की बात करें और ज्यादा नैनो लेवल पे, है ना, नैनो लेवल पे यानी 10⁻⁻10 लेवल पे आ जाओ, और छोटे लेवल पे मींस हर दिन आने वाला समय, भाई पहले होल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, फिर उसके अंदर घुसना शुरू किए, फिर उसके जो लास्ट सेल तक पहुंच गए, फिर सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड तक पहुंच गए, फिर उसके कोडॉन्स तक पहुंच गए, ठीक। तो धीरे धीरे करके रिसर्च बढ़ती चली गई और कहां तक पहुंच गई, आज की डेट की जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है जिसका नाम देते हैं नैनो टेक्नोलॉजी, और वो नैनो लेवल पे जाके अभी भी पूरी इस पे जो नैनो टेक्नोलॉजी है या नैनो माइक्रोबायोलॉजी कह सकते हो, इस पे रिसर्च आज भी चल रही है, इस पे रिसर्च आज भी चल रही है। और पूरी तरह अगर सक्सेस हो गया ये, तो विश्वास मानो कोई ऐसी बीमारी नहीं बचेगी जिसका नैनो माइक्रोबायोलॉजी या नैनो टेक्नोलॉजी में इलाज नहीं होगा। इवन अगर ये वाकई में पूरी तरीके से सक्सेस हो गई तो साइंटिस्ट इंसान के मरने पे कंट्रोल कर लेंगे। ये इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी देश को बर्बाद किया जा सकता है, किसी को भी, और किसी भी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है, किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म किया जा सकता है इस नैनो टेक्नोलॉजी से। इसीलिए आज की डेट में इस पे सबसे ज्यादा वर्क चल रहा है, राइट, यस। फिर बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड हमने बताया ना, जिस फील्ड पे, जैसे मेडिकल फील्ड पे इसको अप्लाई किया, इट इज द स्टडी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन इलनेस,
मेडिकल साइड पे चले गए, ह्यूमन इलनेस बीमारी पे चले गए, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जो माइक्रोबायोलॉजिकल चीजें इस्तेमाल होती हैं उनकी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, जो एक्सप्लॉइटेशन होता है माइक्रोब्स का इंडस्ट्रीज में, किसी चीज को जैसे प्रोसेसिंग करने के लिए, फर्मेंटेशन करने के लिए, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम होता है। तो इस कहां अप्लाई किया गया? इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन किया गया माइक्रोब्स में। फूड इंडस्ट्री में फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड इंडस्ट्री में माइक्रोबायोलॉजी का ही सबसे ज्यादा काम है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द फूड स्पिलेज एंड फूड बॉर्न इलनेस, मींस फूड पॉइजनिंग वगैरह जो होती है उस पर रिसर्च। फिर बाद में एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पे आ जाओ। एग्रीकल्चरल बहुत सारे इवेंट हैं जहां पे माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, या भाई जैसे खेती बाड़ी की जाती है, वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े मीन्स पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट वगैरह जो है जो खराब कर देते हैं हमारी क्रॉप को, हमारी खेती बाड़ी को, तो उनके अगेंस्ट में पेस्टिसाइड बनाए जाते। तो पेस्टिसाइड कैसे बनाए जाएंगे? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की मदद से बनाए जाएंगे, राइट। फिर इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, हमारे इन्वायरमेंट की बात करें। माइक्रोबियल इकोलॉजी की बात करें, रिलेशनशिप माइक्रोब्स जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकली मीडिएटेड न्यूट्रिएंट साइकिल, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिसाइक्लाइजेशन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से। जीनो माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, इट इज द इंटरडिसिप्लिनरी द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थ मटेरियल, ठीक है। जैसे सॉइल हो गया, सेडिमेंट, एटमॉस्फेयर, मिनरल्स, रॉक्स हो गए। भाई जाहिर सी बात है, भाई कोई अगर मर जाता है जमीन के अंदर, कोई चीज खराब हो जाती है, जमीन में पड़ी रहती है, धीरे धीरे करके देखो वो खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती? क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। डिकम्पोजिशन कौन कर देता है? यही तो कर देते हैं। फिर माइक्रोबियल डाइवर्सिटी की बात करें, बहुत सारी अबंडेंट स्पीसीज, अबंडेंट सा ग्रुप, मतलब बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी स्पीसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पड़ी हुई हैं, तो उस पर स्टडी की जाएगी। किसके? तो माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी, ये तो शुरुआत थी, और भी ये तो कुछ सिलेक्टेड हैं, सारी की सारी ना आपको याद रखनी है, बस पढ़नी है, जानकारी होनी चाहिए कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हमारे पास जानकारी होगी। इससे कहीं ज्यादा ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्कोप और माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, चलो ऑल द बेस्ट।